जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे जो है रेगुलर PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो GS पेपर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2024 का है। तो बता दें आप लोगों को कि आज जो है 25 तारीख था। तो आज फाइनली 2025 का जो पेपर था प्री का वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक ना। तो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। तो जैसे ही हमारे पास वो पेपर आएंगे तो आपको जो है 2025 में हाल ही में आज जो हुए पेपर इनका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक ना। उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, आप लोगों के समक्ष। तो अभी मेरे पास नहीं आए हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी UPSC ने नहीं डाले हैं। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेंगे तो वहाँ से हम PDF को डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम 2024 को ही देखेंगे, जिसमें कि हम लगभग कहाँ तक देख लिए हैं। तो लगभग 82 प्रश्न संख्या तक कवर कर लिए हैं, ठीक ना। तो आज हम इनसे आगे कवर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आते हैं जिसमें कि कई प्रकार के प्रश्न अलग अलग कैटेगरी से रहते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को आश्वस्त कर देते हैं कि जिस दिन लाइव आएंगे, ठीक ना, तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर दिए हैं कि 28 तारीख को हम जो है लाइव आएंगे संडे को, ठीक है। संडे है या वेडनेसडे से कुछ डे है। तो उस 28 तारीख को हम लाइव आएंगे 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक के बीच में आएंगे। तो उस दिन जो है 28 तारीख को हम कोनो प्रश्न को सॉल्व नहीं करके वीडियो अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन लाइव आएंगे आप लोगों से बातचीत करने। तो उस दिन सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो अभी पूरा फोकस स्टडी पे रहना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को सीधा सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगेंगे तो अंत में अपना राय दीजिएगा। बाकी इन प्रश्न से अभी जो सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट होंगे या कहीं ऐसा लगे आपको कि इनका ऑप्शन ये नहीं ये वाला होंगे तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घेरा दे करके यदि कमेंट कर दीजिएगा तो हमको भी पता चल जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हमको भी मालूम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी का प्रश्न का आंसर जो है 28 तारीख को लाइव में दे देंगे। तो आशा करेंगे आप लोग लाइव के टाइम आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 83। तो प्रश्न संख्या 83 कह रहे हैं कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो देखिए ये रिट, ये प्रयोजन जारी जो रिट है प्रतिषेध रिट, ये किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध यानी कि किसी सरकारी अधिकारी को नहीं दे सकते, यानी कि ये गलत है। तो देखिए क्योंकि प्रतिबंधित रिट जो है आमतौर पर निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी की जाती है, ना कि सामान्य सरकारी अधिकारी को, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अब बी में देखिए क्या कह रहे हैं। संसद या विधानसभा को मध्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका संसद या विधानसभा को रिट जारी नहीं कर सकती, यह संविधान के शक्ति विभाजन सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए ये गलत होगा, ठीक ना। अब बात करें इनका। तो निचली अदालत को, जैसा कि अभी जब ए को हम बता रहे थे तो इसमें हम बताए कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इनका सही होगा सी, ठीक ना। तो प्रतिषेध रीट है, ठीक ना। तो प्रतिषेध रीट उसी स्थिति में दी जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक संस्था अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य कर रही हो या उन्हें मामले की आगे की सुनवाई से रोकता है, ठीक ना। अब वहीं चौथा में देखिए क्या कह रहा था। चौथा में कह रहा था कि सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो देखिए ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएंगे? इसमें जो है यह स्थिति परमादेश, ठीक ना। परम आदेश का मतलब होता है कि आदेश देते हैं अधिकारी जो। उसके बाद उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना, ठीक है। तो ये दो रीट में आती है, ना कि प्रतिबंधित रीट में ये वाला आते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये गलत हो जाते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 84 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। देखिएगा ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को यह हक है ना, राज्यपाल को थोड़ी है। तो राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 342
देखिएगा तो 342 के अनुसार जो है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और वह संसद की मंजूरी से संशोधित किया जा सकता है, ठीक ना। तो राज्यपाल को केवल सुझाव देने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यह स्वयं घोषणा नहीं कर सकता, ठीक ना, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। कथन 2 देखिए आप क्या करें। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। बिल्कुल ये सही है, ठीक ना, ये बिल्कुल सही है। यदि किसी समुदाय को राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है तो जरूरी नहीं है कि उसे दूसरे राज्य में भी वही दर्जा मिले, ठीक ना। तो ये अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्यवार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो केवल 2 सही है। तो ऑप्शन में देखिए केवल 2 कहाँ पे, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 85। तो देखिए प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहे हैं, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि वित्त मंत्री, ना कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न में लिखा है प्रधानमंत्री, अभी हम बोले ना कि प्रधानमंत्री, तो प्रश्न में प्रधानमंत्री बोले हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री रखते हैं, यह व्यवहारिक रूप से सही है क्योंकि वित्त मंत्री कौन, कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करते हैं, इसलिए यह कथन स्वीकार्य होगा, इसलिए यह सही होगा, ठीक ना। अब कथन 2 की बात करें तो केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए अनुच्छेद 113 का 1 के अनुसार जो है, जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 का एक के अनुसार संसद में अनुदानों की मांग केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही की जा सकती है। यह राष्ट्रपति और कार्यपालिका की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा है, ठीक ना, तो इसलिए ये सही है। तो अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो अब कौन सा कथन सही है, तो 1 2 दोनों सही है। तो कहाँ पे है दोनों, सी में, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 86 देखिए निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मेटर्स पुस्तकों का द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, इनका जो है सुब्रमण्यम जयशंकर है, ठीक ना, सुब्रमण्यम जयशंकर है लेखक। क्लियर है। ये भूपेंद्र यादव जो है ये पर्यावरण मंत्री है, तो इन पुस्तकों से संबंधित नहीं है। वहीं बात करें नीलम मेहता की, तो नीलम मेहता जो है ये भी राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक ना, तो इसलिए ये भी इनका लेखक नहीं है। शशि थरूर की बात करें तो ये प्रसिद्ध लेखक है, लेकिन इन दोनों बुक का लेखक नहीं है, इसलिए इनका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। इधर देश दिया हुआ है और इधर समाचार में रहने का क्या कारण है, वजह को बताना है, ठीक ना। तो देखिए 1 में कह रहे हैं अर्जेंटीना में कह रहा है कि सबसे खराब आर्थिक संकट है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए अर्जेंटीना में जो है अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में सबसे खराब आर्थिक संकट है, ये बिल्कुल सही है। आप सही कैसे है, तो देखिए आर्थिक संकट से ये बहुत ही जूझ रहा है, जैसे IMF से कर्ज और मुद्रास्फीति गंभीर समस्या यहाँ का है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य जो है युद्ध, तो ये भी बिल्कुल सही है। सूडानी सेना और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जो है भीषण संघर्ष जारी है, इसलिए ये भी सही है। अब तीसरा बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त नहीं, ये गलत है, ये अपना सदस्यता निरस्त नहीं किए हैं, बल्कि ये अभी भी सक्रिय सदस्य हैं, तो 1 2 सही है, तो केवल 2 ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 88 पे। देखिए गाइस प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 88 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 कह रहे हैं सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी कि शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है, यह बिल्कुल सही है। देखिए सुमेड पाइपलाइन जो है फारस की खाड़ी के तेल को भूमध्य सागर तक पहुंचाने का एक वैकल्पिक मार्ग है, जिससे यूरोप को तेल आपूर्ति होती है और यह रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सही है। अब कथन 2 की बात करें तो कथन 2 कह रहे हैं सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए सुमेड पाइपलाइन जो है लाल सागर के किनारे किनारे
सखना से भूमध्य सागर के किनारे सिद्धि कीर तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। यहाँ पर उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए सुमेड पाइपलाइन यानी कि ये जो है भूगोलिक प्रश्न है, भूगोल से प्रश्न है। तो भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं, सेम प्रश्न है दोनों में, कथन दोनों सेम ही मिल रहे हैं। तो इसलिए इनका सही जवाब जो है कौन सा हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, ये हो जाएगा सही। ठीक ना। अब प्रश्न संख्या 89। तो प्रश्न संख्या 89 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। तो कथन 1 कह रहा है लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए लाल सागर में बहुत कम वर्षा होती है और ताजे पानी का प्रवाह भी अत्यधिक सीमित है। ठीक ना, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरा कथन कह रहे हैं कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। लाल सागर के आसपास की अधिकांश नदियां या तो मौसमी होती है या बहुत छोटी। तो केवल एक प्रमुख नदी जो कि बनी शिबा है, जो कि यमन से आती है, सीमित मात्रा में जल लाती है, इसलिए प्रभावी रूप से यह कथन भी सही माना जा सकता है। तो इसलिए ये हम सही है। तो इस तरह से देखिए तो 1 2 दोनों सही है। तो अब देखिए कौन सा है, तो सी में 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए प्रश्न संख्या 90 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा सबसे बड़ा स्रोत होना चाहिए? ठीक है ना। तो आप देखिए ए में, ए की बात करें तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, लोकोमोटिव, ये गलत होगा। क्या है, इनसे जो है उत्सर्जन होता है पर इनका योगदान सीमित है। ठीक ना, इनका योगदान पूर्ण रूप से सीमित है, इसलिए ये नहीं होंगे। यहाँ सबसे बड़ा स्रोत कह रहे हैं ज्यादा हो। तो यहाँ देखिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, तो इनके बारे में बता दें तो ये समुद्री जहाज सल्फर उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बात करें सी की, तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, तो ये देखिए ये स्थानीय स्तर पर सल्फर उत्सर्जन कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। 50D तो यही होगा इनका आंसर। तो देखिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, कोयले और तेल आधारित थर्मल पावर प्लांट्स सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है ना, सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए ये सही होगा। तब प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 कह रहा है सोहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, ये बिल्कुल सही है। देखिए सोहेल क्षेत्र में जो है कई वर्षों से आतंकी गतिविधियां, जातीय संघर्ष, जलवायु संकट और शासन की कमजोर स्थिति के कारण यहाँ पे अस्थिरता बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान, ये सही हो गया। कथन 2 कह रहे हैं हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, लड़ाई हो रही है वहाँ पे। तो हाल ही में कब तख्ता पलट हुआ है, तो देखिए हाल ही के वर्षों में जो है माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया जैसे देशों में जो है सैन्य तख्तापलट हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र की अस्थिरता और बढ़ी है, तो इसीलिए ये दोनों सही है। तब देखिए ऑप्शन कहाँ पे, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल व्याख्या कर रहे हैं। ठीक ना, ये सही होगा। अब प्रश्न संख्या 92 तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन कह रहा है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। ये भारत तो सेब, लगभग भारत जो अमेरिका से सेब का आयात करता रहा है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे क्वालिटी सेंटरी मानदंड या शुल्क विवाद कभी कभी होते हैं, तो उस स्थिति में अस्थायी प्रतिबंध लग सकते हैं, पर यह अस्थायी नहीं रहता है, हट भी जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि आयात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब कथन 2 कह रहे हैं कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य यानी कि फूड के आयात पर प्रतिषेध है, ये बिल्कुल सही है। देखिए भारत में जो है FSSAI, इनको हिंदी में यदि बोले तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है, तो FSSAI की अनुमति के बिना अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थों के आयात की अनुमति नहीं है, तो इसलिए ये कथन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, कथन 1 गलत है,
हाँ, तो ऑप्शन डी इनका हो जाएगा, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ठीक ना। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 92 तक देख लिए। अब आगे हम प्रश्न संख्या और 8 गो रह गए हैं शेष GS1 में। 8 प्रश्न को कल हम कवर कर लेंगे बस। उसके बाद यदि तब तक में ऑफिशियल वेबसाइट पे यदि ये 2025 में जो आज जो प्री का पेपर हुए हैं वो अपलोड कर दिए, तो हम प्रयास करेंगे कि आज का जो पेपर हुए हैं GS और प्लस CSET दोनों को कवर करने का। ठीक ना। यदि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देंगे तो 2024 का CSET को हम कवर करेंगे कल के बाद परसों से। ठीक ना। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का ये जो सेशन था कैसा रहा। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, सॉरी नए टॉपिक के अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। लव यू बाय बाय, गुड नाइट।